हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आईएमएफ के बारे में पढ़ा था। आईएमएफ एक इंटरनेशनल जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पढ़ा था भाई आईएमएफ की जो स्थापना है वो किस प्रकार से हुई थी, आईएमएफ के जो स्थापित करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थी, उसका कोटा किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। फिर हमने देखा था भाई आईएमएफ के अंदर एसडीआर है वो क्या होता है। एसडीआर एक प्रकार से पेपर गोल्ड होता है। आगे जो हमारा इसमें जो उसमें जो टॉपिक आपका रह गया था उसके अंदर आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ के क्या क्या कार्य हैं। सबसे जो पहला कार्य वो इसका भुगतान संतुलन के अस्थायी असंतुलन को ठीक करने के लिए ऋण देना। हम देखते हैं जो भी विभिन्न देश है एक दूसरे के साथ जब भी व्यापार करते ट्रेड करते हैं तो उनके अंदर जो भुगतान संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। जब किसी भी देश के आयात ज़्यादा हो जाते हैं निर्यातों से, तो जो बीओपी है उसके अंदर क्या है असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से उस संतुलन को ठीक करने के लिए, उस असंतुलन को ठीक करने के लिए वो देश क्या करते हैं, आईएमएफ से लोन लेते हैं। तो आईएमएफ उन देशों को क्या करता है, रियायती दर पर क्या देता है, लोन देता है, जिससे जो आपका अस्थायी जो असंतुलन होता है भुगतान से इसका, उसको दूर किया जा सकता है। फिर इसका जो सेकंड है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। यह फंड सदस्य देशों की विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। जब कोई देश किसी देश की मुद्रा को फंड से खरीदता है, यानी जब भी कोई देश किसी देश की मुद्रा को फंड से खरीदता है तो फंड उस मुद्रा को उस देश से खरीद कर प्राप्त करता है जिसकी वह राष्ट्रीय मुद्रा है। परंतु किसी एक वर्ष में कोई सदस्य देश कोष से अधिक अपने कोटे का केवल 25% तक ही विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। कुछ विशेष दशाओं में आईएमएफ इस सीमा को 100% बढ़ा सकता है। फिर आपका केंद्रीय बैंकों का बैंक। जितने भी देश के अंदर केंद्रीय बैंक होते हैं, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो केंद्रीय बैंक होते हैं, उन सभी के बैंकों का बैंक का कौन आपका आईएमएफ है। केंद्रीय बैंकों को जो ऋण देने का जो काम है या उनकी जो करेंसी को चेंज करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। इस फंड को संसार के विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार देश का केंद्रीय बैंक होता है वहाँ के व्यापारिक बैंकों के नगद कोष अपने पास जमा करता है, उसी प्रकार मुद्रा कोष भी सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के कोषों को अपने पास जमा करता है। फिर इसके अंदर आता तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस। यह कोष अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी देता है। यह अपने विशेषज्ञों को सदस्य देशों में प्रतिनिधि के रूप में भेजकर सदस्य देशों को विनिमय नियंत्रण, विदेशी भुगतान, साख मुद्रा, केंद्रीय बैंकिंग तथा आर्थिक नीति के संबंध में सलाह देता है। फिर आपका है प्रशिक्षण देना। मुद्रा फंड सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाता है। यह प्रशिक्षण केंद्रीय बैंक और सरकार के वित्त विभागों के उच्च अफसरों को दिया जाता है। इसलिए सन 1975 में एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था जो विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं को आर्थिक नीतियों से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देता है। सिक्स्थ, इसके अंदर आपका संकटकालीन सुविधाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंधों के विरुद्ध है, परंतु सदस्य देशों को संकट काल में विनिमय नियंत्रण और प्रतिबंधों को बनाए रखने का अधिकार दे दिया जाता है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि। आईएमएफ ने एसडीआर के रूप में एक नई मुद्रा जारी करके अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या की, वृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों को विदेशी मुद्रा उधार भी देता है। इन सभी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में तरलता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, इसके अंदर आपका है गरीबी कम करना। तो इसका अगला जो कार्य है वो आपका है गरीबी को कम करना। अत्यधिक गरीब देशों से गरीबी दूर करने के लिए आईएमएफ ने एक विशेष कोष की स्थापना की है। इस कोष में विकसित देशों से व उभरते हुए विकासशील देशों से धन प्राप्त किया जाता है। भारत भी इस कोष में प्रतिवर्ष $1 मिलियन की सहायता देता है। फिर आपका है अनुसंधान कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक पृथक सांख्यिकी ब्यूरो की स्थापना की है। यह ब्यूरो विभिन्न देशों के भुगतान शेष, मुद्रा व बैंकिंग, वित्तीय व राजकोषीय नीति आदि से संबंधित अनुसंधान कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य देश की विनिमय दर निर्धारित करना। जो भी इंटरनेशनल जो ट्रेड किया जाता है वो किस पर किया जाता है, वो एक्सचेंज रेट पर किया जाता है।
तो सभी पर जितने भी इसके अंदर IMF के अंदर जो सदस्य देश होते हैं, उन सभी सदस्य देशों के लिए जो एक्सचेंज रेट होती है वो अलग अलग होती है, और वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो आपकी IMF के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर आपका है विनिमय दर में परिवर्तन। जो आपकी एक्सचेंज रेट होती है उसमें आवश्यकता के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, और वो परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, वो आपकी IMF के द्वारा किया जाता है। सदस्य देशों की जो आर्थिक विकास है या जो उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रखते हुए जो IMF है वो क्या करता रहता है, विनिमय दर में परिवर्तन करता रहता है। आगे इसके अंदर हम देखते हैं भाई जो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष की सफलताएं क्या हैं और असफलताएं क्या हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका बनाया गया था उसकी क्या क्या सफलताएं रही और क्या क्या असफलताएं रही, या इसकी हम देख सकते हैं भाई इसकी आलोचनाएं, असफलताओं के अंदर हम देख सकते हैं भाई इसकी आलोचनाएं क्या है, क्रिटिसाइज किस प्रकार से हम IMF को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी इसके अंदर सफलताएं क्या क्या हैं, जो IMF की क्या है अचीवमेंट क्या रही, या जो क्या उसकी सफलताएं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, जो फर्स्ट इसकी जो सफलता वो आपकी है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। मुद्रा कोष का एक मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रस्तुत करना था जहां संसार के अधिकतर देश परस्पर सहयोग द्वारा मौद्रिक समस्याओं का समाधान कर सकें। IMF सदस्य देशों में यह भावना पैदा करता है कि उनकी आर्थिक समस्याएं केवल उनकी न होकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस उद्देश्य की प्राप्ति में काफ़ी सफल रहा। विदेशी भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था। मुद्रा कोष की स्थापना के समय लगभग सभी देशों में विदेशी विनिमय संबंधी नियंत्रण लगे हुए थे, यानी कि जो विदेशी जो विनिमय किया जाता था उस पर कुछ नियंत्रण लगे हुए थे। विदेशी व्यापार पर भी अनेक प्रतिबंध थे। मुद्रा कोष इन्हें कम करने तथा विदेशी भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुआ। फिर आपका है यूरोपियन देशों का पुनर्निर्माण। मुद्रा कोष के प्रयत्नों के कारण ही अमेरिका जैसे धनी देशों ने युद्ध से कुप्रभावित यूरोपियन देशों के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी थी। फिर इसके अंदर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तरलता थी उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि करने में ये क्या रहा, सफल रहा। फंड ने विशेष आहरण अधिकार के रूप में नई तरल मुद्रा का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तरलता में काफ़ी वृद्धि हुई। विकासशील देशों की विशेष सहायता। जो भी विकासशील जो देश होते हैं उनकी क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विशेष सहायता की गई। मुद्रा कोष ने विकासशील देशों की समस्या को सुलझाने में विशेष कार्य किया। यह कोष उनके भुगतान संतुलन एवं मौद्रिक स्थिरता की दिशा में तत्परता से सहायता देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने तथा इसे बाधाहीन बनाने में काफ़ी सफलता मिली। मुद्रा कोष ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी भुगतान सरल बनाया। असंतुलित व्यापार वाले देशों की मदद कर उनके विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सहायता की। सांख्यिकी आंकड़े व सूचनाएं उपलब्ध करवाना। मुद्रा कोष ने एक सांख्यिकी ब्यूरो की स्थापना कर रखी है। यह ब्यूरो विभिन्न देशों के भुगतान से मुद्रा व बैंकिंग, वित्तीय व राजकोषीय नीति आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है, इनका विश्लेषण करता है व इन आंकड़ों व सूचनाओं का प्रकाशन करता है। संकट में सहायता। मुद्रा कोष ने सभी देशों की आर्थिक संकट के समय काफ़ी सहायता की है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने के कारण संसार के कई देशों में विदेशी विनिमय की कमी महसूस होने लगी। फंड ने इस समस्या के समाधान के लिए पेट्रोल सुविधा कोष की स्थापना की। फिर आपके आगे हम इसके अंदर देखते हैं भाई जो इसकी क्या क्या फेलियर रही या क्या क्या इसकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है या इसकी असफलताएं क्या रही। सबसे पहले जो इसकी क्रिटिसिज्म है वो आपकी विनिमय दर में स्थिरता का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होने के बाद भी जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आई। जो अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय दर है वो क्या है, लगातार बदलती रहती है, तो वो उसमें क्या है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं, स्थिरता का अभाव रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होने के बाद भी। स्वर्ण के मूल्य में स्थिरता का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो अमेरिकन डॉलर के बराबर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित किया गया था उसमें भी स्थिरता का अभाव पाया जाता है। जो स्वर्ण का मूल्य है वो भी क्या है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है, वो एक समान नहीं है। विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को दूर करने में असमर्थता।
जो आपका IMF है उसने जो विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। हमने पढ़ा भाई, जो आपका IMF है वो विदेशी व्यापार पर प्रतिबंधों को लगाने में काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक सफल रहा। लेकिन फिर भी आज भी अगर हम देखते हैं, जो विभिन्न देशों के बीच में जो ट्रेड किया जाता है वो कुछ टैरिफ और जो प्रबंधनों के द्वारा किया जाता है। आज भी जो आपका विदेशी व्यापार है वो क्या है, टैरिफ और प्रबंधनों से मुक्त नहीं है, प्रतिबंधों से मुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका IMF है वो विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को दूर करने में असमर्थ रहा। धनी देशों का क्लब, जो IMF के जो आलोचक है वो मानते हैं भाई जो आपका IMF है वो क्या है, एक प्रकार से धनी देशों का क्लब है। धनी देशों का क्या है, एक प्रकार से क्लब है। यह कोष केवल अमेरिका, ब्रिटेन आदि धनी देशों की इच्छा अनुसार कार्य करता है तथा उनके समर्थक देशों को ही सहायता देता है। इसकी नीति विकासशील व अति अलग विकसित देशों के हित के अनुरूप नहीं होती। विकासात्मक परियोजनाओं की अवहेलना, आलोचकों के अनुसार मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान के घाटे को पूरा करने के लिए तो ऋण देता है, परंतु यह कोष विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाता। घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में दखल अंदाजी, सदस्य देशों का ऋण देते हुए IMF द्वारा कई शर्तें लगाई जाती है। मुद्रा की पूर्ति वृद्धि दर को कम करना, मुद्रा की वृद्धि दर को कम करना, मजदूरी दर, वेतन दर व कीमतों पर नियंत्रण करना, मुद्रा का अवमूल्यन करना, राजकोषीय घाटे को कम करना आदि इन शर्तों पर IMF सदस्य देशों की घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में दखल अंदाजी करता है। वर्ष 1971 के मौद्रिक संकट का समाधान नहीं हो पाया। वर्ष 1971 में अमेरिका द्वारा डॉलर की सवर्ण में परिवर्तनशीलता समाप्त करने तथा उनका अवमूल्यन करने के कारण संसार में मौद्रिक संकट पैदा हो गया था। मुद्रा कोष इस संकट का समाधान नहीं कर पाया। विकासशील देशों की कम सहायता, IMF के द्वारा जो भी विकासशील जो देश होते हैं उनकी क्या है, कम सहायता की जाती है, उनको अधिक लाभ नहीं होता। 1999 में SDR का 70% भाग 26 अमीर देशों को आवंटित किया गया। SDR का शेष 30% भाग ही विकासशील देशों को दिया गया। इस तरह SDR पर ब्याज की दर विकसित देशों में विकासशील देशों दोनों के लिए एक समान ही है। विकासशील देशों में SDR पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई छूट नहीं दी गई। फिर आपका ब्याज की अधिक दर, IMF विभिन्न सदस्य देशों को 6.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाता है। यह ब्याज की दर अल्पविकसित तथा अति अल्पविकसित देशों के लिए अधिक है। अधिक ब्याज दर इन अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई, आगे आपका इसमें अगर आप पढ़ना चाहो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया, भाई किस प्रकार से जो आपका इंडिया है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया लगभग जब इसका जो आपका ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ था उसी का जो इंडिया वो था क्या था, सदस्य था। 44 देशों में जो था इंडिया भी इसका क्या था, फाउंडर मेंबर माना जाता है। तो जो SDR के अंदर इंडिया का जो शेयर है वो 2.35% है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई जो भी आपका इंडिया है वो भी इसका एक फाउंडर कंट्री के रूप में है। तो इंडिया आगे हम इसमें देख सकते हैं भाई इंडिया को क्या क्या इससे IMF से लाभ प्राप्त हुए, जैसे विदेशी मुद्रा मिलने में सुविधा हुई, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से स्वतंत्र यानी कि ये ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग क्या थी, कोष का सदस्य हो जाने से पहले भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के द्वारा ही मुद्राओं में बदला जा सकता था, परंतु अब रुपये का मूल्य स्वर्ण में निश्चित हो जाने के कारण यह स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। विश्व बैंक की सदस्यता मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ गया। आर्थिक परामर्श, जो IMF के द्वारा इंडिया को क्या है, आर्थिक परामर्श भी दिए जाते हैं। संकट काल में सहायता मिलती है। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता इंडिया को IMF के द्वारा मिलती है। सोने की बिक्री से लाभ होता है। विदेशी विनिमय संकट में सहायता मिलती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त प्रशिक्षण संस्था, भारत के अंदर जुलाई 2004 में भारत तथा IMF ने संयुक्त रूप से एक प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की। इस संस्थान में नीति निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्थान में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 2006 में हुआ। यह प्रशिक्षण संस्थान भारत तथा अन्य देशों के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई जो आपके
जो सदस्य देश होते हैं वह किस प्रकार से उनको क्या मिले, लाभ मिले, या किस प्रकार से उनको IMF से हानि हुई, या उसकी क्या असफलताएं थी, या क्या उसकी आलोचनाएं की जा सकती है।